वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 4 कर चुके हैं फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लास्ट जो हमने किया था फोर्थ पार्ट, उसमें हमने आपको कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्ट कर दिया था। और कम्युनिस्ट पार्टी में लास्ट क्लास में हम लोग फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ा था। So if you have missed that part, feature of the Chinese Constitution part 4, तो you check it before. उसको आप पहले देख लीजिए, तब आप इस पर आइए, क्योंकि वो आज हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी कर रहे हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी का आगे हम लोग देख रहे हैं। हम लोग पहले ही क्लास में स्टार्ट कर चुके थे, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ाए थे। तो वहाँ देख करके देन यू कम टू हियर, यहाँ पर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ऑन कम्युनिस्ट पार्टी। Now we proceed. रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हम लोग अब देखेंगे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। जहाँ पर फर्स्ट हमारा होगा इन द मेकिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, रोल इन मेकिंग ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति बनाने की भूमिका। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ओरिजिनेटेड इन 1921 with a small group of 13 members who held their first meeting in Shanghai. Till 1935 it had a weak structure and limited rule. तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का कब ओरिजिनेट किया? तो इट वाज इन 1921। उसमें बहुत कम ही मेंबर्स थे, 13 मेंबर्स, एंड 1935 तक उसका जो ये था स्ट्रक्चर, इट वाज वीक एंड लिमिटेड। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में 13 सदस्यों के एक छोटे समूह के बैठक के रूप में शंघाई में हुई। 1935 तक ये एक कमजोर संरचना और सीमित भूमिका वाली पार्टी रही। With the emergence of Mao Zedong and the support of the Soviet Union, Communist Party was able to bring China on verge of socialist revolution. On 1st October 1949, China came under the Communist and came to be known as People's Republic of China. तो माओ सेतुंग के इमरजेंसी के आने के बाद उद्भव और सोवियत संघ की मदद से कम्युनिस्ट पार्टी में चीन को समाजवादी क्रांति के कगार पर लाने में सफल हुआ। 1 अक्टूबर 1949 को चीन कम्युनिस्ट के अधीन आ गया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। तो इस तरह आप देखें कि इन द मेकिंग ऑफ द रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, कि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इन द मेकिंग ऑफ ए रेवोल्यूशन, कि एकदम उसकी क्रांति के बनाने की भूमिका में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल रहा। और फिर जाकर के वो कम्युनिस्ट पार्टी अल्टीमेटली 1 अक्टूबर 1949 को सारा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन आ गया और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाने लगा। नाउ वी विल एग्जामिन उसके आगे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आफ्टर द रेवोल्यूशन 1949 से 1954 तक। तो क्रांति के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका 1949 से 1954 तक। पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जनता की लोकतांत्रिक तानाशाही की स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हो गई। And the Communist Party thus became the defender of the revolution, leader and guide of the people, supreme educator, and responsible for initiating the process of nation building in China. तो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी क्या बना? कम्युनिस्ट पार्टी 1949 से 1954 तक कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति का रक्षक, लोगों और का नेता और मार्गदर्शक, सर्वोच्च शिक्षक और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी ली। तो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी का रोल रहा फ्रॉम 1949 टू 1954।
Between this time, from 1949 to 1954, China was dominated by the Communist Party and worked on the basis of common program as conceived by Mao Zedong. 1949 से 1954 के बीच चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था और माओ सेतुंग के द्वारा कॉमन प्रोग्राम की कल्पना के आधार पर काम किया गया। इस तरह 1949 से 1954 तक किसका वर्चस्व था, कौन था पूरे में, who dominated the political scene in the China? It was all Communist Party of China. Then the Communist Party under 1954 Constitution. 1954 के संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। The Communist Party of China played a key role in drafting the Constitution of China in 1954. 1954 संविधान के प्रारूपण में कम्युनिस्ट पार्टी की अहम भूमिका रही। Though the Constitution of 1954 did not give constitutional recognition to the Communist Party, yet Marxism, Leninism and Maoism ideology of Communist Party became the ideology of China. 1954 संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी के संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। फिर भी लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद विचारधारा को चीन का विचारधारा के रूप में अपनाया गया। तो अभी तक उसको कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला था अंडर 1954 कॉन्स्टिट्यूशन। कम्युनिस्ट पार्टी को डिड नॉट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, कोई संवैधानिक मान्यता उसको प्राप्त नहीं थी अंडर द 1954 कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी को। बट येट वो उसका मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म माओइज्म आइडियोलॉजी जो है वो वहाँ पर उसको अपनाया गया, विचारधारा को अपनाया गया। ऑल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी ऑर्गन्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस ओबेड द कमांड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के सभी सरकारी संस्थान, सभी घटक दल के अंगों और सभी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी के आज्ञा का पालन करते थे। जितने भी उनका, अभी आपको बताया कि इट वाज डोमिनेटेड, वाज नॉट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अंडर 1954 कॉन्स्टिट्यूशन, बट येट it dominated the political scene and all the governmental institutions obeyed the commands of the Communist Party. सब कम्युनिस्ट पार्टी के आज्ञा का पालन करते थे। तो इस तरह था कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द 1954 Constitution. Then the Communist Party under 1975 Constitution. The role of the Communist Party under the 1975 Constitution. 1975 के संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। Under the Constitution of 1975, Communist Party became constitutionally recognized party of China. 1975 संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। The preamble of 1975 Constitution narrated the achievements of the Communist Party and its commitment to eliminate all enemies at home and abroad under the guidance and control of the Communist Party. तो 1975 संविधान की प्रस्तावना ने कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों का बयान किया और कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशन और नियंत्रण में चीन देशी और विदेशी दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह का उनका कमिटमेंट था under the Constitution of 1975. All the highest organs of state power were placed under the leadership of the party. Even the Chinese armed forces
People's Liberation Army was controlled by the party. राज्य सत्ता के सभी सर्वोच्च अंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रखा गया, यहाँ तक कि चीनी सशस्त्र बलों पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में ही किया गया. All came under the control of the Communist Party, or it was even constitutionally recognized by the Communist Party was constitutionally recognized by the Constitution of 1975 कि उसको संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो गया. ये 1975 में था. और सब कुछ सब कुछ कौन कंट्रोल करने लगा? It was ultimately controlled by the Communist Party. कम्युनिस्ट पार्टी सबको कंट्रोल, इवन आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस है पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी वाज कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. देन वी प्रोसीड फर्दर. द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द 1978 कॉन्स्टिट्यूशन, 1978 संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका. अब ये था, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन पोस्ट मॉ पीरियड. माओ सेतुंग डाइड इन 1976, तब उसके बाद ये पोस्ट मॉ पीरियड हो गया. तो आप कह सकते हैं कि माओ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी, वो 1978 कॉन्स्टिट्यूशन में आया. तो the 1978 Constitution did not make any change in the status and role of the Communist Party in the Chinese political system. 1978 के संविधान ने चीनी राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति और भूमिका में कोई बदलाव नहीं किया. Article 2 of the Constitution of 1978 described Communist Party as core of the leadership of the Chinese people, and that the working class exercised leadership over the state through Communist Party of China. अनुच्छेद 2 ने कम्युनिस्ट पार्टी को चीनी लोगों के नेतृत्व का मूल बताया, और यह कि मजदूर वर्ग ने राज्य के नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा किया है. सब कुछ किसके लीडरशिप में है? कोर लीडरशिप कौन है? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ द चाइनीज पीपल. कोर लीडरशिप ऑफ द चाइनीज पीपल, इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी. ये आर्टिकल 2 बोल रहा है. तो ये था 1978 का. नाउ कमिंग टू द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर 1982 कॉन्स्टिट्यूशन. कम्युनिस्ट पार्टी इन द कंटेम्पररी टाइम्स, आज का यही संविधान है. कंटेम्पररी टाइम में और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल है? 1982 में संविधान के तहत कम्युनिस्ट पार्टी, आप कह सकते हैं कि समकालीन समय में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका. The Constitution of 1982 secured a separation between Communist Party and government and did not make any mention or gave any constitutional recognition to the Communist Party. 1982 के संविधान घोषित किया कि सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई संबंध नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टी को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई मान्यता नहीं है. Article 2 of 1978 Constitution, which gave constitutional recognition to Communist Party of China, was dropped. The provision of control over the armed forces was also abolished. The Chinese premier was not to be nominated by the Central Committee of the Communist Party, but was to be chosen by National People's Congress on the basis of nomination made by the President. तो क्या था कि 1978 अभी आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 2 में जो कम्युनिस्ट पार्टी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी उसे हटा दिया गया 1982 के संविधान में. और इसके अलावा सशस्त्र बलों यानी फौज पर भी पार्टी का नियंत्रण हटाया गया.
1982 संविधान के अंतर्गत चीनी प्रधानमंत्री को कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा नामित नहीं बल्कि गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा नामित नामांकन के आधार पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा चुना जाना था। However, the Communist Party continues to be the ruling party and all the decisions of the government are designed to carry out the commands of the party. कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और सरकार के सारे निर्णय पार्टी के आदेशों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। At present, Xi Jinping has been controlling the affairs and policies of the party. वर्तमान में शी जिनपिंग पार्टी के मामलों और नीतियों को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी दो संविधान से हटा दिया गया, उसकी संवैधानिक मान्यता नहीं है, मगर फिर भी कौन कंट्रोल कर रहा है चीन में ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, ऑन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम? इट इज कंट्रोल्ड, इट्स डोमिनेटेड by the Communist Party. कि कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेशन है in each and every sphere, political sphere of China. तो इस तरह हम लोगों ने एग्जामिन किया the role of the Communist Party of China. यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। From next class हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे और अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। Okay, thank you.